नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अब ऐसे आंखें फाड़ के क्या देख रही हो? जैसे बेतुका सवाल तुमने पूछा है, वैसा ही बेतुका जवाब मैंने दे दिया। जाहिर सी बात है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी है मैं वैसे ही तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने की। और अगर तुम समझ रही हो कि मैं भी बाकी सब लड़कों की तरह टाइम पास करूंगा और फिर छोड़ दूंगा, तो तुम गलत समझ रही हो, क्योंकि मैं खुद 2 बहनों का भाई हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसका मकाफात अमल मेरी बहनों को भुगतना पड़े। फाइज की बातों से वो काफी हद तक मुतमईन हो गई थी, मगर बाबा साईं नहीं मानेंगे। हशमत साहब की बातें याद करते उसने अफसुर्दगी से कहा था। फाइज के कुछ भी पूछने से पहले उसने अपने और हशमत साहब के दरमियान हुई बातें उसकी गोशगुजार कर दी थी। अगर तुम कहो तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ आऊं तुम्हारे घर, तुम्हारे बाबा साईं से बात करने, शायद वो मान ही जाए। फाइज ने सवालिया नजरों से उसे देखा था। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा करके तुम उनके अताब को दावत दोगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारे पेरेंट्स को कोई तकलीफ या जिल्लत उठानी पड़े। अहवाद ने झट से उसकी बात से इनकार किया था। तो क्या फिर हमारा मामला ऐसे ही लटका रहेगा? फाइज ने संजीदगी से पूछा था। मैं एक दफा फिर से किसी बहाने से बाबा साईं से बात करने की कोशिश करूंगी, फिर देखेंगे क्या करना है, अहवाद ने कहा। तो फाइज ने सर हिलाया था। अच्छा, तुम कल छुट्टी पे क्यों थी? फाइज ने टॉपिक चेंज करते पूछा था। हाँ, वो मेरे भाई का निकाह करके आए हैं ना, तो कल घर पे सब रिश्तेदार जमा थे, इसलिए नहीं आ सकी थी। अहवाद ने उसे निकाह की असल वजह नहीं बताई थी, बस निकाह का बताया था, और साथ ही अपनी और अपनी चच्ची की गुफ्तगू भी सुनाई थी, जिसे सुन के फाइज काफी देर तक हंसता रहा था। ओह, तो अहवाद साहिबा की शादी के बाद वकास साहब के लिए अपने हाथों से नितने खाने बनाया करेंगी। और क्या अपने हाथों से ही खिलाया करोगी? फाइज ने शरारत से उसे छेड़ा था। उसे अपने हाथों से जहर न खिला दूं, ताकि एक ही दफा उसे जान छूट जाए, और साथ थोड़ा सा तुम्हें भी खिला दूंगी, अहवाद ने उसे घूरते हुए कहा था, और गुस्से से वहां से उठ गई थी। पीछे फाइज को एक बार फिर हंसी का दौरा पड़ गया था। ज़ईम अहवाद को यूनिवर्सिटी से लेने आया था, और उसकी गाड़ी में बैठते ही ज़ईम ने जन से गाड़ी गांव की तरफ भगाई थी। उसने एक नज़र भी अहवाद पर डालना गवारा नहीं की थी। उसे अहवाद की बातों से दुख जरूर हुआ था, लेकिन फिर उसने सोचा था तो उसे अहवाद की बातें ठीक ही लगी थी। वो उनके घर का मुलाजिम था, और उनके निजी मामलात में दखल देने वाला वो कौन होता था? अहवाद ने 1-2 दफा ज़ईम पे निगाह डाली थी, जो लब भींचे सड़क पे गाड़ी नजरें गाड़े खामोशी से ड्राइव कर रहा था। वो हवेली पहुंचे तो हवेली का गेट पहले ही खुला हुआ था, जहां से एक गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। ज़ैन भाई, गाड़ी को पहचानते अहवाद चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने पे ज़ईम ने बस एक सरसरी सी निगाह उस पर डाली थी, और उस गाड़ी के पीछे जाकर गाड़ी पार्क की थी। गाड़ी रुकते ही अहवाद तेजी से गाड़ी से बाहर निकली थी और भागते हुए जाकर ज़ैन के गले लगी थी। व्हाट अ सरप्राइज, आपने अपने आने का बताया ही नहीं, उसने कहा। तो ज़ैन ने मुस्कुराते हुए उसके सर को चूम कर उसे पीछे किया था। मैं ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए आउट ऑफ सिटी गया हुआ था, इसलिए मुझे भाई के कारनामे का पता नहीं चला था। अब पता चला तो बगैर वक्त ज़ाया किए छुट्टी लेकर यहाँ पहुंच आया, ताकि मैं भी भाई को इनकी खाना बर्बादी की मुबारकबाद दे सकूं, ज़ैन ने शरारत से कहा। तो अहवाद हंस पड़ी थी। इतने में ज़ईम भी उनके नजदीक आ चुका था। अस्सलाम वालेकुम ज़ईम भाई, कैसी हैं आप? उसके गले लगते ज़ैन ने पूछा था। उसके अंदाज में गर्मजोशी थी, जिसे महसूस करते ज़ईम मुस्कुराया था, जबकि अहवाद के मुंह के जाविये बिगड़े थे। ज़ैन उसके साथ बहुत अटैच था। जब ज़ईम इनके यहाँ आया था तो वो स्कूल स्टूडेंट था। उन दोनों की आपस में अच्छी खासी बनती थी, और ज़ैन उसे प्यार से ज़ईम भाग कहता था। और शहर जाने के बाद भी उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो जब भी ज़ईम से मिलता गर्मजोशी और मोहब्बत से ही मिलता था। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? ज़ईम ने संजीदगी और मोहब्बत से जवाब दिया था। मैं भी फर्स्ट क्लास, ज़ैन ने पीछे होते जवाब दिया था। इस चूहिया को यूं ही लाने और ले जाने की अभी तक आप ही की ड्यूटी है? शरारत से अहवाद को देखते उसने ज़ईम से पूछा था, जिसने बस सर हिलाया था, जबकि अहवाद उसे घूर रही थी। क्या ज़ईम भाई, आप अभी तक खड़ूस के खड़ूस ही हैं? पता नहीं कब हमारी भाभी मिलेंगी। दुआ करूंगा कि वो तो थोड़ी नटखट हो, ताकि आपका भी कुछ खड़ूसपन जरा कम हो। ज़ईम के बस सर हिलाने पे ज़ैन ने झुल्ला के कहा था, तुम फजूल बकवास मत करो और अंदर जाओ, मैं भी डेरे पे जा रहा हूँ। ज़ईम ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा था, और गेट की तरफ भड़क गया था, जबकि ज़ैन भी हंसते हुए अहवाद के साथ अंदर की तरफ भड़क गया था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हवेली के वसी बरामदे में इस वक्त सुलेमान, गजल चौधरी, हशमत और चौधराइन बैठे हुए थे। ज़ैन की आवाज़ सुन के सब ने खुशगवार हैरत से उसे देखा था, और सब बारी बारी उठकर उससे मिले थे। तुमने आने का बताया ही नहीं था, सुलेमान उसकी अचानक आमद के बारे में पूछा था। मैंने कहा भाई की शादी का सरप्राइज दिया है, तो मैं भी सबको अपनी शक्ल दिखा के सरप्राइज दे देता हूँ, उसने शरारत से कहा। तो सब हंस दिए, और गजल छींप गई थी। बकवास न कर, सुलेमान ने उसे घूरा था। वैसे भाभी 2 दिन हो गए आपको इस चूहिया की सोहबत में रहते हुए, अभी तक आप बोलना नहीं सीखी? उसकी बकबक के सामने तो मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं, आप तो फिर इंसान हैं, ज़ैन ने बज़ाहिर संजीदगी से पूछा था, लेकिन आंखें शरारत से चमक रही थी। ज़ैन भाई आपकी होने वाली बीवी होगी चूहिया, खबरदार जो तुम मुझे चूहिया बोला, अहवाद ने उसे खूनख्वार नजरों से घूरा था। अरे मेरी बीवी तो बिल्कुल गजल भाभी जैसी मासूम होगी, और तुम्हारा दूल्हा होगा चूहा, क्योंकि चूहिया का दूल्हा चूहा ही तो होता है। वैसे आपस की बात है, वकास लगता भी है चूहा, ऊंची आवाज में कहते आखिर में उसने बिल्कुल धीमी आवाज में अहवाद के कान में कहा था। ऊंची आवाज में कहने पे उसे चौधरी हशमत से जूते भी पड़ सकते थे। कह के वो वहां रुका नहीं था, बल्कि उसने दौड़ लगा दी थी, और अहवाद चीखते हुए उसके पीछे भागी थी। गजल आंखें फाड़े उन दोनों को देख रही थी। उसके लिए ये सब कुछ नया था, जबकि इन तीनों के लिए ये सब मामूल की बात थी, इसलिए वो नॉर्मल बैठे हुए थे। चौधरी हशमत डेरे से हवेली जाने का सोच ही रहे थे कि चौधरी
शुजात की आमद पर उन्हें रुकना पड़ा था और साथ ही उनका माथा ठनका था क्योंकि वो उनके डेरे पे बहुत कम आते थे। सुलेमान की शादी की खबर सुन के वो भी कुछ नहीं बोले थे। हालांकि चौधरी हशमत उनसे खासे अच्छे इख्तिलाफ की उम्मीद रख रहे थे। उन्हें चौधरी हशमत का बच्चों का इतना पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। अक्सर वो कहते भी थे कि ये पढ़ाई तुम्हारे बच्चों का दिमाग खराब कर देगी और वो बागी हो जाएंगे और फिर तुम बैठ के हाथ मलते रहना। लेकिन चौधरी हशमत उनकी बातों पे कान धरते नहीं थे और यही बात उन्हें गुस्सा दिलाती थी। लेकिन कह कुछ भी नहीं सकते थे क्योंकि चौधरी हशमत उनके बड़े भाई हैं। सबसे ज्यादा इख्तिलाफ तो उन्हें ज़ईन के ज़मीनें संभालने और अहवात को लाने ले जाने पर था। जबकि ज़ईन ने सब कुछ संभाला हुआ था, तब चौधरी शुजात ने कहा था कि वकास को लेगा, कि वकास कर लेगा। सब आखिर बड़ी हवेली का होने वाला इकलौता दामाद है। लेकिन यहाँ भी चौधरी हशमत ने सहूलत से इनकार कर दिया था और फिर अहवात जब यूनी ज्वाइन की तब भी चौधरी शुजात ने इतराज उठाया था कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी होने वाली बहू शहर जाकर लड़कों के दरमियान पढ़े लिखे। तब चौधरी हशमत ने 2 टोक लहजे में कहा था कि वो उनकी बेटी है और अभी उनके घर में ही है, इसलिए वो उनकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकते। चौधरी शुजात ने अहवात को लाने और ले जाने की जिम्मेदारी वकास को सौंपनी चाहिए थी, लेकिन चौधरी हशमत ने टाल दिया था और इन सब बातों को लेकर चौधरी शुजात के दिल में उनके लिए थोड़ी कदूरत भी थी। लेकिन ये सब बातें वो जुबान पे लाने से कासिर थे। आओ शुजात, आज यहाँ कैसे आना हुआ? चौधरी हशमत ने उनको इशारे से अपने सामने पड़ी चारपाई पे बैठने का कहा था। बस कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी जिन पे मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, बस इसलिए यहाँ आया हूँ। चौधरी शुजात का क्या कहना था हशमत साहब अच्छी तरह समझ रहे थे। साईं, मदाखलत के लिए माफ़ी, लेकिन वो ट्रैक्टर में कुछ खराबी हो गई है जिसकी मुरम्मत के लिए मज़ारे को पैसे देने थे, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। चौधरी हशमत के कुछ कहने से पहले ज़ईन वहाँ आया था। चौधरी हशमत ने उसकी बात सुन के उसे पैसे थमाए जिन्हें लेकर ज़ईन वहाँ से चला गया था। इस दौरान चौधरी शुजात उसे कीना तोज नजरों से घूरते रहे थे। ज़ईन उन्हें एक आंख नहीं भाता था। हाँ बोलो शुजात, क्या कह रहे थे? ज़ईन के जाने के बाद चौधरी हशमत दोबारा चौधरी शुजात की तरफ मतवज्जो हुए थे। भाई साहब, क्या है इस लड़के में जो आपको ये इतना पसंद है? चौधरी शुजात अपनी तवज्जो हटा के अब ज़ईन पे कर चुका था। 17-18 साल का था जब इसका बाप छोड़ के चला गया था इसे, तब से ये काम मेरे लिए करता आया था। मेरे बेटे तो शहर में थे पढ़ाई की गर्ज से, इनके बाद यही था जो मेरे हर दुख सुख हर परेशानी मुश्किल में मेरे साथ मेरा बाजू बन के खड़ा रहा था। और मुझे सबसे ज़्यादा इसकी ईमानदारी पसंद है। मेरा सारा ज़मीनों का हिसाब किताब इसी के पास होता है। इतने साल गुजर गए लेकिन आज तक 1 रुपये का हेर फेर नहीं किया इसने। मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज है ये भी। चौधरी हशमत के लहजे में ज़ईन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी, जिसे महसूस करके चौधरी शुजात ने नखवत से सर झटका था। छोड़े इन बातों को, मैं जो कहने आया हूँ वो बात तो बीच में ही रह गई। चौधरी शुजात ने कहा तो वो गहरी सांस भरते हमतन गोश हुए थे। देखें भाई साहब, आपने कब से वकास को लटका के रखा हुआ है। आपने कभी मेरी बात पे किसी पे ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा भी देख लिया आपने। आपका बेटा आप सबको बिन बताए शादी करके आया है और आपने हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नहीं कहा। अगर ऐसा ही रहा तो आपके बाकी दोनों बच्चे भी अपनी अपनी पसंद की शादी कर आएंगे और आप बस देखते रह जाएंगे। चौधरी शुजात की बातें हशमत साहब को बुरी तो लगी, लेकिन उन्होंने अपने तासुरात नॉर्मल ही रखे थे। देखो शुजात, वो मेरे बच्चे हैं, मुझे उन पे पूरा यकीन है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके बाप का सर झुके। और रह गई बात वकास और अहवात की शादी की, तो बस 1 साल की ही बात है। बस थोड़ी पढ़ाई रह गई है उसकी, फिर शादी कर देंगे। जहाँ इतने साल इंतजार किया है वहाँ 1 और साल कर लेंगे। चौधरी हशमत की बातों पर चौधरी शुजात तिल मिलाए थे। देख लें भाई साहब, इतना मान भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अक्सर जब मान टूटते हैं तो बहुत दर्द होता है। चौधरी शुजात ने मायनी खेज से कहा था। चौधरी शुजात अपनी औलाद पे मान करना चाहिए, इस तरह उन्हें कुछ करने का हौसला मिलता है और वालिदैन को भी खुशी दिली मिलती है। चौधरी हशमत ने बड़ी नरमी से कहा था। चलें ठीक है फिर भाई साहब, 1 साल और इंतजार कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चौधरी शुजात ने कहा था और फिर थोड़ी देर और बैठने के बाद वो दोनों डेरे से उठ गए थे। ज़ैन काफ़ी अरसे बाद गाँव आया था, इसलिए आज उसका इरादा पूरा गाँव घूमने का था। इसीलिए सुबह सवेरे ही अपने साथ एक मुलाजिम को लिया और गाँव की सैर को निकल गया था। घूमते घूमते सुबह से दोपहर हो गई थी, लेकिन ज़ैन थकने का नाम नहीं ले रहा था। कल उसे वापस चले जाना था, इसलिए वो जाने से पहले एक दफ़ा पूरे गांव की सैर करके जाना चाहता था। वो गांव की खूबसूरती को कैमरे में कैद करते अपने ध्यान में चला जा रहा था कि किसी से टकराया था और जवाबन सामने वाले का मोबाइल गिरा था और पक्की ज़मीन पे गिरते मोबाइल की स्क्रीन चकनाचूर हुई थी। मोबाइल के गिरने के साथ साथ एक नस्वानी चीख भी गूंजी थी। ज़ैन ने कैमरे से नज़र हटाकर सामने देखा था, जहाँ कोई और नहीं, अनुषा मुँह पे हाथ रखे बेयकीनी से मोबाइल को देख रही थी। ज़ैन ने कहीं बचपन में अनुषा को देखा था, इसलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाया था। अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? तुम्हारी वजह से मेरा फोन टूट गया। मेरे भाई ने गिफ्ट किया था मुझे। उसने झुक के अपना फोन उठाया तो उसकी हालत देख के वो शुरू हो गई थी। देखें मैंने हाँ अब कह दें, मैंने जानबूझ के नहीं टकराया। जानती हूँ तुम जैसे लफंगों को लड़की देखी नहीं कि ठरकपन झाड़ना शुरू कर देते हो। उसकी वजाहत देने की बजाय चलती पे तेल का काम डालने का काम अनुषा ने पहले ही ज़ैन को नहीं देखा था, इसलिए वो भी उस बात से अनजान थी कि वो कौन है। चुप कर जाओ लड़की, तुम जानती हो ये कौन है? उसके पीछे खड़े मुलाजिम ने अनुषा को घूरते हुए सख्त आवाज में कहा था। कौन है? नाउजुबिल्लाह, खुदा तो नहीं है ना जिसका डराओ तुम मुझे दे रहे हो? मैं किसी से नहीं डरती, उसने उंगली उठा के उसे कहते अपनी बहादुरी दिखाई थी। चौधरी हशमत के छोटे साहबजादे ज़ैन चौधरी हैं, चाहें तो तुम्हारी बदतमीजी इसके लिए तुम्हें
ابھی وہ مزید کچھ بولتا کہ زین کے ہاتھ اٹھا کے رہنے پہ اس کے چپ اشارہ کیا تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ ہاں تو چھوٹے چودھری ہیں، اس میں کیا؟ وہ جو اپنی دھن میں بول رہی تھی کہ اچانک اس کے دماغ میں اس کی بات گھسی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے زین کو دیکھا تھا، جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری چھوٹے چودھری جی، وہ بس میری زبان پھسل گئی، آپ پلیز بھائی کو مت بتائیے گا کہ میں آپ سے بدتمیزی کر رہی ہوں، ورنہ وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ انوشا نے کان پکڑتے اسے سوری کرتے ساتھ کہا اور گزارش کی۔ زین کچھ حیرت اور کچھ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، یعنی اب اسے اس کی پرواہ کوئی نہیں تھی، بس اپنے بھائی کی ناراضگی کو لے کر فکر مند تھی۔ کون ہے تمہارا بھائی؟ زین نے پوچھا تھا۔ زعیم اکرم حویلی کے سب سے بھروسے مند آدمی ہے وہ، انوشا نے گردن اکڑا کر کہا تو اس کے ہونٹ او کی شیپ میں کھلے تھے اور پھر وہ مسکرا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا، لیکن فی الحال آپ کو دیر ہو رہی ہے اس لیے گھر جائیں، زین نے کہا تو وہ جھٹ سے گردن ہلاتی وہاں سے 9 تو 11 ہو گئی تھی، جبکہ زین بس اس کی تیزی کو دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ شام کا وقت تھا، غزل شدید بور ہو رہی تھی۔ اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے اس نے چترائن کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانا چاہا تھا، لیکن انہیں منع کر دیا گیا تھا۔ وہ 2 دن کی دلہن سے کام کرواتی اچھی نہیں لگتی۔ وہاں سے نکل کے غزل باہر صحن میں آ گئی تھی، جہاں پہلے سے احوات بیٹھی ہوئی تھی۔ غزل کو 3 دن ہو گئے تھے حویلی آئے، لیکن وہ ابھی تک احوات کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ جب اس کا موڈ ہوتا تو سرسری سی بات کر لیتی اور کبھی اسے منہ بھی نہیں لگاتی تھی۔ ابھی بھی جو وہ ہاتھ کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تھی، جو کوئی بک پڑھ رہی تھی۔ غزل نے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، بلکہ خاموشی سے آ کر وہاں بیٹھ گئی تھی۔ کیا بات ہے بھابھی، بندہ بات ہی کر لیتا ہے، آپ تو خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی ہیں، احوات کتاب بند کر کے بولی تھی۔ نہیں، تم اپنے موڈ کے مطابق بات کرتی ہو، مجھے نہیں پتا تھا تمہارا موڈ کیسا ہے، اس لیے میں خاموشی سے بیٹھ گئی، غزل نے سادگی سے کہا تو احوات شرمندہ ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری یار بھابھی، وہ بس میری عادت نہیں کسی سے جلدی کھلنے ملنے کی، لیکن اب آپ تو میری بھابھی ہیں، اس لیے مجھے لگتا ہے ہمیں دوستی کر لینی چاہیے۔ احوات نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا، جس سے پہلے غزل نے حیرت سے دیکھا تھا اور پھر مسکرا کے تھام لیا تھا۔ ابھی ان دونوں میں کوئی کچھ کہتا کہ وقاص وہاں آن وارد ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے احوات کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ بابا سائیں، سلیمان بھائی اور زین بھائی میں سے کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، احوات نے اس کے قریب آتے ہی کہا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، لیکن میں ان تینوں میں سے کسی سے بھی ملنے نہیں آیا تھا، میں تو بھابھی سے سلام دعا کرنے آیا تھا، وقاص نے چھچورے پن سے کہا تھا۔ غزل نے حیرت سے جبکہ احوات نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ لیکن بھابھی کسی ایرے غیرے سے بات نہیں کرتی، بھابھی آپ اندر جائیے، میں ابھی آتی ہوں، احوات نے پہلے وقاص کو کہا پھر غزل کو اندر جانے کا کہا۔ وہ ان دونوں کو حیرت سے دیکھتی اندر چلی گئی تھی۔ تم آج مجھے بتا ہی دو، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا، کیوں ہر وقت یہاں ٹپک آتے ہو؟ احوات نے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتے ناگواری سے پوچھا تھا۔ تم بھول رہی ہو یہ میرے تایا کا گھر ہے، وقاص کا لہجہ بہت کچھ جتا گیا تھا۔ ہاں تو جن تایا گھر آتے ہو، جب وہ گھر ہو تب آیا کرو، احوات بھی بنا لحاظ کے بولی تھی۔ وقاص کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ اکڑ لو جتنا اکڑنا ہے، بس کچھ عرصہ اور، پھر تمہاری ایسی اکڑ نکالوں گا کہ اس لہجے میں کیا تم کسی سے بھی کسی لہجے میں بات کرنے کے قابل نہیں رہوگی۔ وقاص نے انگلی اٹھا کے اسے دھمکی دی تھی۔ تو پھر تم بھی میری ایک بات سن لو کان کھول کے، شادی تو میں تم سے مر کے بھی نہیں کروں گی، اس لیے تمہیں بھی جتنے خواب دیکھنے ہیں دیکھ لو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے احوات بے خوفی سے بولی تھی۔ تمہاری یہی دیدہ دلیری زہر لگتی ہے مجھے، تایا سائی نے تمہیں کچھ زیادہ ہی سر چڑھا رکھا ہوا ہے، لیکن میں نے بھی تمہیں سر کے تاج سے پاؤں کی جوتی نہ بنایا نا، تو وقاص چودھری نام نہیں میرا، وقاص نے سلگتے لہجے میں کہا تھا۔ خواب اچھے ہیں تمہارے وقاص چودھری، لیکن وہ کیا ہے نا، ہر خواب کو حقیقت کا رنگ نہیں چڑھتا۔ احوات کے لبوں پہ ایک استحزائیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ تو تم بھی سن لو احوات چودھری کہ تایا سائی تمہارے جیتے جتنے مرضی لاڈ اٹھا لیں، لیکن شادی وہ تمہاری مجھ سے ہی کریں گے، آخر زبان دی ہوئی ہے انہوں نے، اور تم جانتی ہو ہمارے خاندان میں اپنی زبان سے مکر جانا کتنی توہین کی بات ہوتی ہے۔ اور یہاں آ کر احوات بے بس ہوئی تھی اور اسے رونا بھی آیا تھا کہ یہ کیسی رسومات ہے، لڑکی کو بچپن میں ہی کسی بے جان شے کو سمجھ کر کسی کے نام سے منسوب کر دو اور پھر وہ چاہے جیسا بھی ہو اسے قبول کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن وہ بھی احوات چودھری تھی جس نے جھکنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو پھر تم بھی جانتے ہو کہ میں بھی اسی خاندان کا حصہ ہوں، میں نے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی تو کسی بھی قیمت پر نہیں کروں گی، احوات نے کہا تو وقاص نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ چلو پھر دیکھتے ہیں، تم مجھے ٹھکرا کر میری توہین کرو گی یا میری قید میں آ کر اپنی اکڑ اور اس بے جا اعتماد سے ہاتھ دھوگی، وقاص نے اسے مسکراتے ہوئے چیلنج کیا تھا۔ وقاص تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلیمان کی آواز پہ چونک کے دونوں نے اس آواز کی سمت دیکھا تھا، جہاں چودھری حشمت، سلیمان اور زین کھڑے تھے۔ ایک دوسرے کو چیلنج کرنے میں وہ اتنے مصروف تھے کہ ان کی آمد کو محسوس ہی نہیں کر سکے تھے۔ کچھ نہیں، تم لوگوں کے لیے ہی آیا تھا، لیکن تم لوگ گھر پر نہیں تھے۔ احوات یہاں مل گئی تو اس سے حال احوال پوچھنے لگا تھا۔ وقاص نے نارمل انداز میں کہا تھا۔ وقاص بھائی، جب ہم تینوں میں گھر کوئی نہ ہو تو آپ یہاں مت آیا کریں، زین نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ احوات کا چہرہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے دونوں کے درمیان۔ وہ احوات سے بعد میں پوچھنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور وہ جو تم لوگوں کا چہیتا زعیم آتا ہے وہ، میں تو پھر تم لوگوں کا چچا زاد ہوں، وہ تو کچھ بھی نہیں لگتا۔ وقاص کی بات پہ ان تینوں کے چہروں پہ ناگواری پھیلی تھی، جبکہ احوات وہاں سے جا چکی تھی۔ زعیم میری غیر موجودگی میں حویلی میں کبھی نہیں آیا، چودھری حشمت کی سخت آواز پہ۔ وقاص کو احساس ہوا تھا وہ ان کے سامنے غلط بول گیا ہے، اسے ان کا ڈر وغیرہ نہیں تھا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے یا کچھ اور،
बस शादी तक वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि उनके दिमाग में वकास को लेकर किसी भी किस्म का शक आए। शादी के बाद वो खुल के उनके सामने आएगा और सबको अपनी उंगलियों पे नचाएगा। माजरत ख्वाह हूं ताया साईं, गलती से मुंह से निकल गया था। उसने झट चापलूसी का सहारा लेते उनसे माजरत की थी, जिस पे हशमत साहब ने बस सर हिलाया था। थोड़ी देर बातें करने के बाद वकास वहां से चला गया था। उसके जाते वो तीनों बाप बेटा भी बरामदे में आ गए थे। उनके आते ही दस्तरख्वान लगा दिया गया था। वो तीनों बाप बेटे हाथ धोकर दस्तरख्वान पे आ गए थे। बरखुरदार, निकाह तो कर लिया है, अब वलीमा का क्या इरादा है? सारे गांव के लबों पे यही सवाल है, वलीमा कब है? तो अपनी राय बताओ, फिर इसी हिसाब से कोई तकरीब रख लेते हैं। खाना खाते चौधरी हशमत ने सुलेमान से पूछा था। अभी नहीं बाबा साईं, इस दिन बस अफरा तफरी में आना पड़ा और आनन फानन कॉल करके बहुत मुश्किल से 2-3 दिन की छुट्टी ली थी। अब वापस जाऊंगा, शादी के लिए लीव लूंगा, फिर आऊंगा, तभी रखिएगा वलीमा, अभी थोड़ा मुश्किल है। सुलेमान ने संजीदगी से जवाब दिया था। हशमत साहब ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। हल्की फुल्की बातों के दौरान सबने खाना खाया था। जैन का सारा ध्यान अहवाद की तरफ ही था, जो खामोशी से खाना खा रही थी, और ऐसा बहुत कम होता था। फिर उसके खाने के टेबल से उठकर अपने कमरे में जाने तक जैन की नज़रों ने अहवाद का पीछा किया था। थोड़ी देर तक जैन का इरादा भी उसके पीछे ही जाने का था और जो बात उसे तंग कर रही थी उसका पता लगाना था। जैन थोड़ी देर इन सब के साथ बैठ के उठ गया था। उसका रुख अहवाद के कमरे की तरफ था। जैन उसके कमरे में दाखिल हुआ तो अहवाद नीचे कारपेट पे बेड के साथ टेक लगा के बैठी हुई थी। उसका चेहरा उसके घुटनों पे था। जैन दरवाज़ा बंद करके उसके साथ जाकर बैठ गया था। क्या हुआ, हमारी चूहिया आज खामोश खामोश है? जैन के साथ बैठने पे भी जब वो कुछ ना बोली तो उसने खुद ही बात का आगाज़ किया था। कुछ नहीं, बस वैसे ही, अहवाद ने उसी पोजीशन में आहिस्तगी से जवाब दिया था। ये कुछ नहीं का लॉलीपॉप किसी और को थमाना, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें। अब सीधी तरह बताओ क्या हुआ है? जैन ने उसे घूरते हुए कहा था। वकास ने कुछ कहा है क्या? उसके कुछ ना बोलने पे जैन ने एक और सवाल किया था। अहवाद ने घुटनों से सर उठा के उसे देखा था। भाई एक बात तो बताएं। अहवाद ने उसे जवाब देने की बजाय सवाल पूछा था। तो जैन ने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। माँ बाप बेटी को इतना प्यार क्यों देते हैं, इतने लाड क्यों देते हैं, जब उनके सबसे अहम फैसले में ही उनकी राय की कोई अहमियत नहीं देनी होती? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप बेटियों को कोई लाड ही ना उठाएं, कोई जिद पूरी ना करें, ना पढ़ाएं लिखाएं, कुछ भी ना करें, बस उन्हें अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने का हक दें? उसके सवाल पे जैन कई लम्हे उसे देखता रहा था। देखो अहवाद, माँ बाप जो फैसला हमारे लिए करते हैं अच्छा ही करते हैं। वो अपनी औलाद का बुरा तो नहीं सोच सकते, और ज़रूरी तो नहीं कि हमारा पसंद किया जीवन साथी अच्छा निकले। पता नहीं वो जो नज़र आता हो वो वही हो ही ना। जैन ने नरमी से उसे समझाना चाहा था। मानती हूँ जैन भाई, लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं ना कि हर माँ बाप का फैसला भी दुरुस्त हो। कितने ऐसे केसेस हैं जिनमें माँ बाप ने अपनी मर्जी से ही बच्चों की शादियाँ की होती हैं, लेकिन तलाक हो जाती है। मानती हूँ माँ बाप अपनी तरफ से बहुत अच्छा फैसला करते हैं, लेकिन वो गलत साबित हो जाता है ना। तो क्या माँ बाप बच्चों की मर्जी को अहमियत नहीं दे सकते? अहवाद की सवालिया नज़रें उस पर टिकी थी। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? कुछ लम्हे उसे देखने के बाद जैन ने सवाल किया था, जिस पे अहवाद सटपटाई थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं वकास से शादी नहीं करना चाहती। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन बाबा साईं मेरी वहीं शादी करवाएंगे, मुझे पता है। क्या लगता है मैं कुर्बानी का बकरा हूँ? जैसे कुर्बानी के बकरे को ज़िबा करने से पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है, खूब घुमाया जाता है और आखिर में उसे ज़िबा कर देते हैं, वैसे ही मेरे भी लाड उठाए जाते हैं, हर ख्वाहिश पूरी की जाती है और आखिर में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला मेरी मर्जी के बगैर कर दिया जाएगा। तो फिर क्या फ़र्क हुआ मुझ में और इस बकरे में? जैन के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप था। भाई प्लीज़ आप बाबा साईं से बात करें ना, मुझे वकास से शादी नहीं करनी। उसे चुप देखकर अहवाद ने उसकी मिन्नत की थी। अहवाद, तुम्हें पता है ना, हमारे ख़ानदान में बाहर से बेटी ले आते हैं, लेकिन ख़ानदान से बाहर बेटी भेजी नहीं जाती। हमारे ख़ानदान में कोई दूर पार का रिश्तेदार भी नहीं जो तुम्हारे जोड़ का हो कि वकास की बजाय तुम्हारी शादी उससे कर दी जाए। अगर होता तब भी बाबा साईं अपने भतीजे को छोड़कर किसी गैर को ना चुनते, इसलिए तुम खुद को यूं हल्कान मत करो और जो बाबा साईं चाहते हैं उसे कबूल कर लो। जैन ने उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा था। वो मजबूर था, उसे पता था अगर वो हशमत साहब से कहेगा तब भी उन्होंने उसकी बात नहीं माननी थी। यही उम्मीद थी मुझे आपसे, लेकिन जो मर्जी हो जाए, मैं भी वकास से शादी नहीं करूंगी। अहवाद ने एक तंजिया मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली थी। अहवाद, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे बाबा साईं या हमारा सर झुके। जैन ने उसे तनबीह की थी। अहवाद ने कुछ कहने की बजाय सर दोबारा घुटनों पर रख लिया था, जिसका मतलब था वो कोई बात नहीं करनी चाहती। जैन चंद लम्हे उसे देखने के बाद वहां से चला गया था। उसके जाते ही अहवाद ने सर उठा के दरवाजे को घूरा था। चंद सानिया दरवाजे को घूरने के बाद उसकी आंखों में आंसू जमा होने शुरू हो गए थे।
जिस के बायस दरवाज़ा धुंधला गया था। उसने वापस मुंह घुटनों में दिया था और रोना शुरू कर दिया था। काश मुझे ज़िंदगी में कुछ ना मिला होता, बस अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का हक मिल जाता, उसने रोते हुए सोचा था। हम इंसान बहुत नाशुक्रे होते हैं। जो चीज़ पास होती है उसकी हम कभी कदर नहीं करते। बस यही कहते हैं कि काश वो मिल जाता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। हमारी जितनी मर्जी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, लेकिन कोई ना कोई काश रह ही जाता है। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।